देखिए देखिए पहला जो टॉपिक का नाम है भैया वो है आपका स्ट्रेस। था मैं याद है आपको, थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूं मैं आपको। स्ट्रेस होता है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है भैया? स्ट्रेस कहलाता है। समझ गए? फोन क्या कर रहे हो भाई? रुक दो। ठीक है, समझ गए? उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस के तीन टाइप थे और दो वैसे नॉर्मली दो टाइप है। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल, अरे यार ये स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप थे। एक था टेंसाइल स्ट्रेस। क्या? हाँ हाइड्रोलिक लिए इसी में आएगा वैसे तो। टेंजेंशियल स्ट्रेस में एक था टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाते हो, ये स्ट्रेस लगाते हो, तो उसकी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। उसकी लेंथ क्या होती है? ठीक है, एरिया ये रहा जिसपे आप लगा रहे हो फोर्स, और परपेंडिकुलर लगा रहे हो। ठीक है, फोर्स यहां पर। दूसरा होता है इसका कंप्रेशनल स्ट्रेस। याद है? कंप्रेशनल, खराब हो गई, कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस लगाने पर चीजों की लेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। इसमें आप फोर्स ऐसे लगाते हो इस एरिया पे अंदर की तरफ, ये फोर्स है, ये फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, इस एरिया पर। तो इसमें लेंथ क्या होती है आपकी? कम हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था भैया हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस में देखिए चारों ओर से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। ठीक है, इस स्ट्रेस के लगने पर चीजों का वॉल्यूम या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। अगर बाहर से लग रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, और अंदर से लग रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, या तो वॉल्यूम इसका अंदर से लग रहा होगा तो बाहर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये फोर्स आप कुल कितना लगा रहे हो? एफ, और किस पे लगा रहे हो? ए एरिया पे। तो फोर्स अपॉन में एरिया क्या कहलाता है आपका? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक था टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या था? टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें अगर आपको याद होगा तो मैं किसी फोर्स को, कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है। ये इस पे, यहां पर नीचे से क्या है भैया? ये बॉडी फिक्स है, नीचे से क्या है ये, और मैंने इस पे इस तरीके से फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने पर ए कहां चला गया? ए डैश पर, और बी कहां चला गया? बी डैश पर। ऐसा थीटा एंगल की शिफ्टिंग आ गई। किस पे लगाया था मैंने? ए एरिया पे फोर्स लगाया था। तो ये फोर्स क्या है? फिक्स्ड सरफेस के क्या है? पैरेलल है। फिक्स्ड सरफेस के क्या है? ये पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रेस को, ये फोर्स अपॉन में ये एरिया, ठीक है, क्या कहलाता है भैया? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल फोर्स है ये, और अपॉन में जिस एरिया पे लग रहा है, तो क्या आएगा आपका? टेंजेंशियल। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो, उसके बाद फिर मैंने बताया था स्ट्रेन। क्या बताया था? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेन, स्ट्रेन था रिलेटिव चेंज। क्या था? चेंज अपॉन में ओरिजिनल। ठीक है, चेंज अपॉन में ओरिजिनल। ठीक है, यदि आप लेंथ के, देखिए ध्यान दीजिए,
अगर आप कंप्रेशनल स्ट्रेस मतलब नॉर्मल स्ट्रेस का इस्तेमाल कर रहे हो, नॉर्मल स्ट्रेस में दो स्ट्रेस होते हैं आपके, एक तो था टेंजेंशियल स्ट्रेस, दूसरा था कंप्रेशनल स्ट्रेस, ठीक है। इसमें करोगे तो एक बार आपकी लेंथ बढ़ जाएगी और एक बार लेंथ आपकी कम हो जाएगी। जब लेंथ बढ़ेगी तो चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अपॉन में ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ये थी। और जब आप कंप्रेशनल स्ट्रेस का इस्तेमाल करोगे तो लेंथ में चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अपॉन में ओरिजिनल, दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लेकिन ये किसकी वजह से आते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। किसकी वजह से आते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। ये किसकी वजह से आया था, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से। और ये किसकी वजह से आया था, कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से। इसे कहते हैं भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में चेंज इन लेंथ, ये पॉजिटिव जब रहेगा जब आपके स्ट्रेस का इस्तेमाल करोगे टेंजेंशियल का। ये स्ट्रेन जब आपका नेगेटिव रहेगा जब आप कंप्रेशनल स्ट्रेस का इस्तेमाल करोगे, समझ गए। फिर उसके बाद मैंने बताया था हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेन कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसमें जिस स्ट्रेस का आप इस्तेमाल करते हो वो होता है आपका भैया हाइड्रोलिक। क्या होता है, अगर आप अंदर से स्ट्रेस लगा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उस वक्त वॉल्यूम आपका क्या होगा, चेंज पॉजिटिव आएगा। और अगर बाहर से लगा रहे हो तो वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये दोनों ही क्या है भैया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ये कब आता है, जब आप अंदर से बाहर की तरफ निकालते हो, मतलब ठीक है, मतलब गुब्बारा आपका बलून क्या होता है, एक्सपेंड करता है। और ये बाहर से फोर्स लगाते हो जब गुब्बारा क्या होता है भैया, आपका कंप्रेस कर जाता है, समझ गया। एकदम वॉल्यूमेट्रिक टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या है ना, शेयरिंग 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 भी कहते हैं इसको, है ना। टेंजेंशियल और शेयर दोनों ही नाम है भाई इसके, टेंजेंशियल और शेयर। तो आपने जब टेंजेंशियल स्ट्रेस का इस्तेमाल किया था, क्या कर रहा पंडित जी, फोन चला रहा ना, इधर देखो बेटा, मुझे पता तो अच्छा लड़का है, देखिए, अरे मुझे पता है फोन नहीं चला रहा तू, इधर देख, ठीक है। तुझे एक बार समझा दिया मैंने, तू नहीं चलाया, मुझे पता है, ठीक है। तो जब आप टेंजेंशियल स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हो, पीछे देखा, तो शिफ्ट फेस क्या होता था, शिफ्ट कर जाता था, ठीक है। वो आता था शिफ्टिंग फेज अपॉन में लेंथ, शिफ्टिंग फेज अपॉन में, ये किसके बराबर होता था, अगर आपको याद होगा तो tan थीटा के, याद है। ट्राइंगल बनता है छोटा सा, परपेंडिकुलर डेल्टा एल होता था ये, ठीक है। और ये सॉलिड के ऊपर, ये भी सॉलिड के ऊपर अप्लाई होता था, ये भी सॉलिड के ऊपर अप्लाई है, लॉन्गिट्यूडनल वाला। और ये जो नीचे वाला है ये गैस और लिक्विड के ऊपर, क्योंकि केवल गैस और लिक्विड ही ऐसी चीज है जिसके आप वॉल्यूम को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आता है भैया हुक्स लॉ, मैंने बताया था अगर आपको याद होगा, ठीक है। फिर आया था आपका हुक्स लॉ, क्या था, इलास्टिसिटी, याद है ना, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है भैया, किसी मटेरियल की वो मैक्सिमम लिमिट जहां तक उसको डिफॉर्म किया जाए, जहां तक उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो तुरंत अपने आप को रीगेन कर ले, वैसे ही अपनी शेप को कर ले जैसे वो डिफॉर्म करने से पहले थी, वही उसकी क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होती है, जिस मैक्सिमम लिमिट तक, समझ गए भैया। उसके बाद अगर जाओगे बॉडी को डिफॉर्म करोगे तो बॉडी अपने आप को रिफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएगी, समझ गया। उस कंडीशन में आपके द्वारा किया गया वर्क डन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉडी की इलास्टिसिटी जो वर्क करेगी। ध्यान रखना, बॉडी जब तक अपने आप को रिगेन कर पाती है जब आप जो उसके ऊपर वर्क करते हो, बॉडी भी उतना ही क्या करे, उल्टा वर्क कर ले, दोनों वर्क क्या हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन अपोजिट नेट वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यदि आप ज्यादा वर्क कर दोगे, बॉडी उतना वर्क नहीं कर पाई, तो बॉडी अपने आप को कभी भी रिटेन नहीं कर पाएगी, बॉडी की शेप ऐसी नहीं हो पाएगी। मतलब इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक फोर्स क्या होगा, कमजोर पड़ गया, समझ गया भैया। आगे बढ़े, फिर मैंने बताया था आपको हुक्स लॉ। हुक्स ने बोला, हुक्स लॉ, ठीक है भैया, हुक्स ने बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन।
उसने ही बोला था जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा विद इन इलास्टिक लिमिट। ये प्रोपोर्शनलिटी कब तक फॉलो होगी? जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहोगे, मतलब ऐसा पॉइंट जहां तक बॉडी को आप डिफॉर्म करो, बॉडी अपने आप को क्या करे, रिफॉर्म कर ले। आपके द्वारा किया गया वजन, इलास्टिक फोर्स के द्वारा किया गया वजन, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। समझ गए? तो यहां पर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू में ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। यहां पर ई क्या है भैया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ई। हेलो, हाँ जी आंटी, क्लास में बैठी है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा, ई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है भैया, अब यहां पर आप देखोगे, अगर इससे ग्राफ तैयार करता हूं मैं, तो देखिए ये ई की वैल्यू क्या है भैया? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आई। अगर मैं इसको ग्राफ देखूं, तो अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, ग्राफ बनाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक। जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हो, तब तक ये ग्राफ कैसे आता है भैया? स्ट्रेट लाइन जाता है। कैसे आता है? ऐसा। ठीक है, और जैसे आप इलास्टिक लिमिट के बाहर जाते हो, ठीक है, आफ्टर इलास्टिक लिमिट, आफ्टर इलास्टिक लिमिट, तो ग्राफ आपका सीधा नहीं आता है, अब ऐसे आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन। ये ग्राफ कैसे आएगा? ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आएगा। ठीक है, अब सीधा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए भैया ई का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ ई मैं फिर उसके बाद यहां पे बता रहा हूं। पहले स्लोप निकाल दो एक बारी। स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? स्लोप tan थीटा होता है ना। यहां बना लीजिए ट्राइंगल। ये क्या हो गया भैया आपका? ये क्या है? ये स्ट्रेस होगा। क्या होगा ये? क्योंकि ये स्ट्रेस के पर पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल ना, ये लाइन स्ट्रेस के पैरेलल है, इसलिए क्या होगी? ये स्ट्रेस होगी। और ये लाइन किसके पैरेलल है? बेस स्ट्रेन का, तो ये क्या होगा? स्ट्रेन होगा। ये थीटा है, ये क्या होगा? स्लोप। तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेस को। और बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन को। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है भैया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई। यानी अगर आप को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है, तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या देगा आपको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका यूज क्या है? ई अगर ज्यादा होगा, ई की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है आपकी, तो जो जाहिर सी बात है, ई ज्यादा है तो उसका इलास्टिसिटी क्या होगी? मटेरियल की ज्यादा होगी। ठीक है, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ज्यादा। अब इलास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? अगर किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो अपने आप को जल्दी से और पूरी तरीके से रीगेन कर रहा है। ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये मटेरियल जल्दी से और पूरे तरीके से खुद को रीगेन कर रहा। ये मटेरियल जल्दी से पूरी तरीके से अपने आप को रीगेन कर रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ
आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर यह मटेरियल अपने आप को जल्दी से और पूरी तरीके से क्या करेगा, रिगेन कर पाएगा, जिसका स्लोप क्या होगा, कम ज्यादा। कुछ भी बोलेगा सुअर कहीं का, तुझे कह रहा हूं कालिए, ठीक है। ई ज्यादा, ई ज्यादा किसका होता है, जिसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका ई ज्यादा, ई मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा, ये मटेरियल अपने आप को पूरी तरीके से और जल्दी से रिगेन कर पाएगा। एंड वाइस वर्सा, जिसका क्या होगा, ई कम रहेगा यानी स्लोप कम रहेगा, उसका ई भी क्या होगा, कम होगा, इलास्टिसिटी भी क्या होगी, कम होगी, वो मटेरियल अपने आप को जल्दी से और पूरी तरीके से रिगेन नहीं कर पाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आपका स्लोप क्या है भैया, ई आपका कम है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। इलास्टिसिटी कम होने का मतलब ये मटेरियल, मटेरियल खुद को पूरी तरीके से, पूरी ऐसी लिखते ना, तरीके से रिगेन नहीं कर पाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। समझिए भैया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर यह मटेरियल अपने आप को पूरी तरीके से रिगेन नहीं कर पाएगा, इसके अंदर कुछ कमी आ जाएगी, ये लेस इलास्टिक है। समझ गए। अब देखिए ग्राफ है, क्वेश्चन, विच वन इज मोर इलास्टिक, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ए बी सी, विच वन इज मोर इलास्टिक, तो ए इज मोर इलास्टिक बिकॉज ऑफ दैट ए का स्लोप क्या है भैया, ज्यादा, और सी का स्लोप क्या है भैया, कम है। तो इलास्टिसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सी। सबसे कम इलास्टिक कौन है भैया, सी, यानी सी सबसे देर में और अच्छे तरीके से अपने आप को रिगेन नहीं कर पाएगा, और ए सबसे जल्दी और सबसे अच्छी तरीके से अपने आप को रिगेन कर लेगा, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी क्या है भैया, ज्यादा। ठीक है, समझ गए इलास्टिसिटी मतलब। अब आते हैं भैया टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप ऑफ इलास्टिक, पहला भैया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कैसे लिखते हैं भैया, वाई से। समझ गए, ध्यान दो भैया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको वाई से लिखते हैं। चलो भैया देखिए कैसे करेंगे। तो भैया यंग मॉडुलस में इसको एक और नाम है इसका, मॉडुलस ऑफ लेंथ। क्या नाम है, ये नाम ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे आपको चीजें समझ में आती पहले से, नाम से, मॉडुलस ऑफ लेंथ। अब नाम से क्या पता लग रहा है, हम क्या करने वाले हैं, लेंथ को चेंज करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, और लेंथ को चेंज करते हो तो कौन सा स्ट्रेन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है। कौन सा स्ट्रेन आता है, और लेंथ को चेंज करने के लिए किस स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हो, नॉर्मल स्ट्रेस का। सारी चीज क्लियर होगी नाम से। मॉडुलस ऑफ लेंथ, मॉडुलस ऑफ लेंथ का मतलब है कि आप यहाँ पर लेंथ का चेंज करोगे, लेंथ का चेंज करने के लिए आप किस मॉडुलस का स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हो, नॉर्मल स्ट्रेस का। किसका, या तो आप लेंथ बढ़ाओगे घटाओगे, बढ़ाओगे तो टेंसाइल स्ट्रेस का इस्तेमाल करोगे, और घटाओगे तो कंप्रेशनल स्ट्रेस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है भैया, तो बाय हुक्स, हुक्स ने देखा, बेटा हटाओ मुझे, ठीक है, हुक्स ने देखा कि आपका जो स्ट्रेस है बाय हुक्स, कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा है, क्यों, नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि आपको लेंथ को बढ़ाना है घटाना है, क्योंकि आप लेंथ का मॉडुलस पढ़ रहे हो। किस पढ़ रहे हो, लेंथ को घटाने बढ़ाना है, तो इसलिए हम नॉर्मल स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं लेंथ को घटाने बढ़ाने के लिए।
वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के। अब आप जितना ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस लगाओगे बॉडी के अंदर स्ट्रेन क्या होगा? उतना ज्यादा आएगा। अगर बाहर की तरफ नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा लगाओगे तो लेंथ क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी। स्ट्रेन क्या आएगा? ज्यादा आएगा। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन में एल। और स्ट्रेन ज्यादा कब होगा? जब डेल्टा एल ज्यादा आएगा। डेल्टा एल क्या है भैया? चेंज इन लेंथ। जब आप टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा लगाओगे तो उसकी लेंथ में चेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। और लेंथ में चेंज ज्यादा होगा तो स्ट्रेन क्या होगा? टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी क्या होगा? ज्यादा आएगा। यानी आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लगा रहे हो, कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस, उतना ही क्या आ रहा है भैया? उतना क्या आ रहा है भैया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है। क्या आ रहा है उतना? अब दोनों को नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स अपॉन में एरिया। कौन सा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स। किसके? एरिया के। किसके? इस डायरेक्टली टू डेल्टा एल अपॉन में एल। कौन सा? ये स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डेल्टा एल पॉजिटिव होगा जब आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाओगे, और डेल्टा एल नेगेटिव होगा जब आप कंप्रेशनल स्ट्रेस लगाओगे। ठीक है भैया? फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल्स टू में वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन में एल। ठीक है? ये वाई की वैल्यू क्या होगी? तो एफ एल ए डेल्टा एल। ठीक है? समझ में आ गया ना कैसे हुआ? कैसे हुआ हर्षिका? हर्षिका ये कैसे होगा? वाई इक्वल्स टू एफ एल ए डेल्टा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, जो चीज ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी। ठीक है? ठीक है, अब हम देख रहे हैं भैया ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है? अब ये कहीं कंफ्यूज जाते हैं यार, मेरे को दिक्कत होती है आगे जाके। ठीक है? तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में निकला है, पर हम देख रहे हैं भैया वाई इज, यहाँ पे एसआई यूनिट लगा देते। तो पहले एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी बताइए आप? फोर्स की क्या होगी? न्यूटन। लेंथ की क्या होगी? मीटर। एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। नीचे फिर क्या है? मीटर है, लेंथ है, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगी? न्यूटन की यहाँ पे क्या है? डायल, और मीटर की यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी भैया? स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अभी अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है? अब वाई अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? वाई अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगर वाई, अगर आपका ज्यादा, किसी मटेरियल का वाई ज्यादा है, यानी यंग मॉडुलस ज्यादा है, यानी लेंथ का मॉडुलस ज्यादा है, तो क्या होगा? तो उसकी लेंथ में चेंज बहुत कम आएगा। आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके जैसे ही छोड़ोगे, आपको उसके अंदर लेंथ में चेंज बहुत कम मिलने वाला है। जिसका वाई ज्यादा आता है उसकी लेंथ में चेंज क्या आता है? बहुत कम आता है। वाई ज्यादा, लेंथ में चेंज। एग्जांपल देखते हैं भैया। आपने एक, दो आइडेंटिकल वायर है, दो आइडेंटिकल वायर है, लेकिन आइडेंटिकल मतलब हर तरीके से आइडेंटिकल है, लेंथ एरिया वगैरह सब, लेकिन उसमें से एक कॉपर है, एक सॉरी एक स्टील का है और एक रबर का है। क्या है? दोनों का सेम फोर्स से खींचो, बताओ किसके अंदर लेंथ में चेंज ज्यादा आया? रबर के अंदर। यानी रबर का यंग मॉडुलस क्या होगा? इलास्टिसिटी क्या है उसकी? कम है। ये मैं सोच रहा कि इलास्टिक मतलब ज्यादा फैल जाना, नहीं, जो ज्यादा फैला उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? एक्चुअल में कम होती है। हमें इलास्टिसिटी फिजिक्स में क्या पढ़ना है? जिसके अंदर चेंज क्या है? कम आए, वो ज्यादा इलास्टिक माना जाता है। जिसके अंदर चेंज ज्यादा आ जाए वो कम इलास्टिक। तो विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? स्टील। कैसे पता? क्योंकि उसके अंदर चेंज क्या है? कम आया। तो ये ध्यान रखना, एसआई यूनिट ऑफ डिफरेंट मटेरियल क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है? वाई की वैल्यू अलग अलग होती है। ध्यान रखना, वाई ज्यादा, वाई ज्यादा तो इलास्टिसिटी, अबे ये भी तो मॉडुलस ही है, तो ये ज्यादा है तो क्या इलास्टिसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है? इलास्टिक, वो इलास्टिक का मतलब नहीं होता जो तुम सोच रहे हो, इलास्टिक का मीनिंग वही नहीं। तुम जो सोचते हो इलास्टिक मतलब जो खिंच जाए वो ज्यादा इलास्टिक है, वो इलास्टिक नहीं होता एक्चुअली में। जिसके अंदर चेंज कम आए वो ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है? अगर रबड़ को इलास्टिक इसलिए कहा गया तो कि उसको खींचने के बाद अब उसकी लेंथ क्या होती है? वैसी आती है, उसके अंदर चेंज नहीं आता, उसकी लेंथ में ज्यादा चेंज, इसलिए उसको इलास्टिक बोलते हैं। खींचने को इलास्टिक नहीं बोलते कि फैल जाए तो इलास्टिक है, नहीं है, वो इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक का मतलब हो गया खींचो
छोड़ो वैसी हो जाए, लेंथ में चेंज नहीं है, वो ज्यादा इलास्टिक है। समझ गए भैया? तो हम अगर स्टील को और कॉपर को करते हैं तो स्टील की तो लेंथ वैसे ही नहीं चेंज होगी, खींच लो कितना भी, तो उसके अंदर लेंथ का चेंज खींचने पे ही नहीं आती। खींचने पे जब चेंज नहीं होगा तो वैसे क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं मिलेगा ना, डेल्टा एल तो ना के बराबर रहेगा। ठीक है, रबड़ के अंदर फिर भी काफी खिंच जाती है, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा लेंथ में। खींचने के बाद छोड़ोगे तो थोड़ा बहुत लो लेंथ चेंज होगी, तो थोड़ी बहुत अगर लेंथ चेंज होगी तो वो क्या है? लेस इलास्टिक है। वो क्या है? लेस इलास्टिक है। तो ध्यान रखना, यंग मॉडुलस इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा भैया? डेल्टा एल। क्या है? यंग मॉडुलस क्या होता है? डेल्टा एल के इनवर्सली होता है। तो आपको पता है भैया, ध्यान दीजिए, ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, इस पे एफ फोर्स लगाया, लेकिन ये किसका है भैया? स्टील का है। किसका? ये स्टील का है। और ये है भैया आपका रबर का। एरिया इसका भी ए है और एरिया इसका भी ए है, दोनों पे सेम फोर्स लगा है। लेंथ इसकी भी क्या है? एल है, और लेंथ इसकी भी क्या है? एल है। बताओ किसके अंदर ज्यादा चेंज आएगा? रबर के अंदर या स्टील के अंदर? तो डेल्टा एल इन स्टील लेस नहीं ग्रेटर, अनपढ़, इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा एल इन रबर। स्टील कह रहे हो ना, लेस आएगा, सॉरी, स्टील लेस देन क्या होगा भैया? रबड़। रबड़ के अंदर डेल्टा एल क्या होता है? बहुत ज्यादा आता है। स्टील के अंदर डेल्टा एल क्या होता है? बहुत कम आता है। सो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज मच मच ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबड़। जिसके अंदर डेल्टा एल ज्यादा, उसका यंग मॉडुलस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कौन ज्यादा इलास्टिक होगा? सो इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ रबड़। विच वन इज मोर इलास्टिक, रबड़ और स्टील? तो क्या बोलोगे? स्टील। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े। अब जरा हम कुछ मटेरियल की इलास्टिसिटी के बारे में देख लेते हैं। आपको लिखना टेबल में, ये कुछ मटेरियल है जिनकी इलास्टिसिटी के बारे में आपको बताया गया। देखिए भैया, आपको लिखना इनके चार मटेरियल दो, और ध्यान भी रखना है क्योंकि कई बार टेबल में नहीं दिया हो। देखिए, ठीक है, ठीक है, कह रहा भैया एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की इलास्टिसिटी क्या होती है? 70 गुणे 10 की पावर 9। कॉपर की 110 गुणे 10 की पावर 9। आयरन की 190 गुणे 10 की पावर 9। और स्टील की, इन जितने भी लिखे हुए हैं सब में ज्यादा इलास्टिक कौन है? सब में ज्यादा यंग मॉडुलस की इलास्टिसिटी है। यंग मॉडुलस क्या भी है? स्टील का, तो इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक होगा। सबसे कम चेंज, इसीलिए ब्रिज वगैरह बनाने में क्या होता है? हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में स्टील का इस्तेमाल करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जब लोड रखा जाता है, लोड मतलब स्ट्रेस लगाया जाता है, तो उसके अंदर चेंज क्या आता है? स्ट्रेस लगाने पर चेंज क्या आता है? बहुत कम आता है। जिसके अंदर चेंज नहीं आता तो बहुत दिनों तक ऐसे टिका रहता है, गिरता विरता नहीं है। समझ गए भैया? समझ गया? तो ये आपको लिखना है इसके बारे में। ठीक है, इन्हीं चारों को, केवल इन्हीं चारों को। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ डिफरेंट मटेरियल में। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं लिखना, ना ये लिखना है, ना ये लिखना है, और ना ये लिखना है। ठीक है, केवल यही लिखना है। आगे बढ़े। अब आता भी है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे ज्यादा रट्टाफिकेशन है। ठीक है, आधे ज्यादा रट्टा है उसमें, मतलब जो चीज मैंने बता दी है ना आपको, वही चीज आपको लिखना है। ठीक है, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये दिख रहा है आपको ग्राफ? मैं गारंटी दे रहा हूं उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, ऐसा रखे हुए फ्री फंड के। चलो भैया देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, ये कर रही वाला टॉपिक है। ठीक है, अब जो जो मेंटल, बेटा अभी बाहर थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। बाहर बैठ जाओ, क्या हुआ यार? अनुज आप भी जाओ बाहर। अनुज आप भी जाओ। देखिए भैया सुन लीजिए, अरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बढ़ रहे हैं भैया? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब एक मटेरियल है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया गया यहाँ पर। ठीक है, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटालिक वायर, किसका है भैया? कोई वायर है, मे बी स्टील, कॉपर, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। आप देख रहे हो ए से लेके, ओ से लेके ए तक
इन दोनों पॉइंट को देखो, आप देख रहे हो इन दोनों पॉइंट तक ग्राफ एकदम सीधा गया है। कैसा गया? अगर ए से लेके ओ तक, सॉरी ओ से लेके ए तक ग्राफ एकदम सीधा है, तो इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ गया? यानी हुक्स लॉ यहाँ पर फुली ऑपरेट हो रहा है, हुक्स लॉ का यहाँ पर पालन हो रहा है। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन। ए तक एकदम सीधा गया है, ए के बाद टेढ़ा हो गया, मतलब ए तक तो सीधा है ना, तो इसीलिए ए को कहते हैं भैया प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या कहते हैं इसको? मतलब अगर आप यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, रेशियो में चेंज नहीं आने वाला है। और ए ओ से लेके ए तक आपने इतना स्ट्रेस रखा तो इतना स्ट्रेन आया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया भैया, स्ट्रेस को जीरो कर दिया, वायर से लोड हटा दिया, अनलोड कर दिया। लोड क्या होता था? स्ट्रेस होता था ना। जैसे वायर को अनलोड कर दिया, यानी स्ट्रेस क्या हो गया? जीरो। तो वैसे स्ट्रेन भी क्या होता है भैया? जीरो आता है, ऊपर आता है। इसका मतलब अगर वायर ऊपर वापसी आ गया, पहले कहां चला गया था वायर? ओ से लेके ई पे चला गया था। कहां गया था? कितने किस वजह से? क्योंकि आपने इतना स्ट्रेस अप्लाई कर दिया था। लेकिन जैसे आपने स्ट्रेस को जीरो कर दिया, ये भी कहां गया? जीरो पे आ गया। मतलब हम इलास्टिसिटी के अंदर है, क्योंकि वायर अपने आप को रिटेन कर ले रहा है। आपके द्वारा किया गया वर्डन, वायर की इलास्टिसिटी के द्वारा किया गया वर्डन, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। वायर ने अपनी पोजीशन को दोबारा से क्या किया? रीगेन कर लिया। समझ गए? अब देखिए उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर देखिए हम ए से ए पॉइंट के बाहर चले गए। ए पॉइंट के कहां चले गए? जब आप ए पॉइंट के बाहर चले गए, ध्यान दीजिए, तो ग्राफ टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया, स्लोप बढ़ा है घटा है? स्लोप बढ़ गया घट गया? लाइन पहले ऊपर जा रही थी फिर नीचे होगी, स्लोप बढ़ा घटा? घट गया। स्लोप क्या होता है भैया, याद है आपको? स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और ये क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। हम देख रहे हैं स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है भैया? स्ट्रेन। क्या रहा है? यानी स्लोप कम क्यों हो गया? क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा आ गया होगा। स्ट्रेन, आप किसी चीज को खींचोगे ना, फोर्स लगाओगे खुलती जाएगी, फोर्स लगाओगे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन जब उसे एक्स्ट्रा खींच दोगे ना, तो उतने ही फोर्स में क्या होगी? अब ज्यादा बढ़ने लगेगी। उसकी लंबाई क्या होगी? पहले जिस रेट से बढ़ रही थी उससे एक्स्ट्रा बढ़ने लगी। अगर भाई ये चीज को खींचो, खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, जब उसे हद से ज्यादा खींचते लोगे ना, तो वो उतने जितने पे आपने इतने स्ट्रेस रखोगे ना, फिर भी उसकी लंबाई अपने आप बढ़ने लगेगी। देखा आपने? देखना, चिंगम लेना, चिंगम को खाना ऐसे हाथ से करना, फोर्स लगा रहे लंबाई बढ़ रही है, फोर्स लगा रहे लंबाई बढ़ रही है। लेकिन जब वो कुछ ज्यादा ही लंबा होता है ना, तो वो उतने स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस आप बढ़ाओगे नहीं, फिर भी उसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ने लगेगी। इसे कहते हैं यील्डिंग, यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? अपने आप ही लेंथ बढ़ने लगती है, अपने आप ही लेंथ। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, समझ गया? तो ये यहाँ पर अगर स्लोप कम हो गया है, ए से ए बी तक स्लोप कम हो गया, इसका मतलब स्ट्रेन क्या हो गया? वायर के अंदर ज्यादा आया है। स्ट्रेस तो उतना ही लगा रहा हूं मैं, उसी रेट से लगा रहा हूं, लेकिन अब वायर के अंदर स्ट्रेन और ज्यादा आ गया। अब देखिए उसके बाद देखिए, अगर बी पॉइंट पर आप वायर को अनलोड करते हो, तो आपको देखने को मिलेगा भैया बी पॉइंट पर भी वायर कहां पे आता है? ऊपर। कहां पर आता है? बी पॉइंट का स्ट्रेस क्या है? ये है। बी पॉइंट का स्ट्रेन क्या है? ये है, यहाँ पर है कहीं पे। ठीक है, बी पॉइंट का स्ट्रेन ये है। तो हमने जैसे बी पॉइंट के स्ट्रेस को जीरो कर दिया, तो स्ट्रेन भी क्या हो गया? जीरो। मतलब अभी हम इलास्टिसिटी के अंदर है। इसका मतलब ये ध्यान रखना, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों अलग अलग होती है। दोनों पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रोपोर्शनैलिटी तक तो ग्राफ एकदम सीधा आता है, लेकिन इलास्टिक लिमिट जैसे ही पास में आती है तो ग्राफ क्या होता है? थोड़ा कर्व हो जाता है, यानी स्ट्रेन ज्यादा बढ़ता है, और स्ट्रेस क्या होता है? आप उतना नहीं बढ़ाते, फिर भी अपने आप क्या होता है? स्ट्रेन बढ़ने लगता है। समझ गया? अब आते भैया, हमने हमारे अंदर चूल्हा है, तो हमने क्या किया भैया? चलो और आगे बढ़ाते हैं। हम बी के बाद गए सी पे, हम बी के बाद कहां गए? सी पर गए। अब सी पर गए तो भैया अब देखिए, हमने सी पर वायर को सी के बराबर स्ट्रेस लगा दिया, ये स्ट्रेस अप्लाई कर दिया हमने वायर के ऊपर। हम देख रहे भैया सी के बाद जैसे हमने सोचा चलो अब देखते हैं आपकी वायर अपने आप को रिटेन करता ही नहीं करता, तो हमने सारे स्ट्रेस को क्या किया? जीरो कर दिया। लेकिन सारे स्ट्रेस जीरो करने के बावजूद भी अब वायर क्या होता है? इतना स्ट्रेस उसके अंदर आ ही जाता है, इतना स्ट्रेस उसके अंदर, विच इज लेस देन 1% ऑफ वायर। समझे? अगर वायर की लंबाई 100 मीटर है, क्या है? तो अगर आप सी पॉइंट तक का स्ट्रेस आपको अप्लाई कर दोगे, तो उसकी लेंथ अब 100 मीटर से ज्यादा हो जाएगी। 100 मीटर से 101 मीटर से तो कम रहेगी, लेकिन 100 मीटर से क्या रहेगी? मतलब अब आप कहां चले गए? इलास्टिक लिमिट के ऊपर, क्योंकि वायर की लेंथ अब बढ़ चुकी है। वायर की लेंथ अब, स्ट्रेस हटाने पर भी वायर के पास कुछ लेंथ एक्स्ट्रा आ गई है। इसे कहते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं उसे?
फार्मा, इसके अंदर अब डिफॉर्म हो चुका है वायर इसके अंदर, ठीक है भैया, वायर यूज का नहीं है। अब वायर के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते जाओगे तो नया नया स्ट्रेन आता रहेगा, उसके अंदर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। और ये कब तक होगा? जब तक कि वायर 30% अपनी लेंथ का ना बढ़ जाए। वायर की लेंथ अगर 100 मीटर है तो कहां तक खींचेगा? 130 मीटर तक। उसके बाद वायर की ऐसी की तैसी हो जाएगी और वायर क्या होगा? टूट जाएगा इस पॉइंट पर। कहां पर? फ्रैक्चर पॉइंट पर। इसे क्या कहते हैं भैया? फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को आपको देखना, मैं जो अंडरलाइन करा रहा हूं केवल आपको वो लिखना है, ठीक है भैया? समझ गया? समझ में आ गया भैया सारे पॉइंट? ये ग्राफ जैसा बना, बड़ा सा बनाना, ये नहीं पिद्दी सा चिन्हक सा बना दो, उसी में लिख लो अपने भैया, ऐसा नहीं। ग्राफ जितने भी डायग्राम्स होते हैं सब बड़े बड़े और नेमिंग एकदम एकदम साफ साफ रखनी है, तभी आपको फिजिक्स में नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलते। तो ये लिखना भैया। अब आते भैया पॉइंट पहला। ओए चुप हो जाइए भैया, पहले पॉइंट को लिखिए। देखिए पहले पॉइंट में क्या लिखना अपने को? द इनिशियल पार्ट ऑफ ओए, ध्यान दीजिए, सुनिए पहले से जो मैंने बोला वही लिखवा रहा हूं। द इनिशियल पार्ट ऑफ ओए ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ओ से लेके तक ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन था। इंडिकेटिंग द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये बताता कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा। कहां पे क्या है? कहां पे? कहां पे? मेरे से पूछेगा तो सही कहां जाना है, तो अभी पहले मेरे से डिस्कस करेगा उसके बाद जाएगा। रुक जाओ भैया, रुक जाओ मिनट। एड पॉइंट ए भाई प्लीज। ए पॉइंट तक पूरा ग्राफ एकदम क्या था? स्ट्रेट लाइन तक गया था, यानी ए यहाँ पर स्लो क्या हो रहा है भैया? फुल्ली ओबे हो रहा है। ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ए तक ग्राफ एकदम सीधा गया है तो इसे ए को क्या कहते हैं भैया? प्रोपोर्शनलिटी। इन दिस रीजन द वायर इज परफेक्टली इलास्टिक। इस रीजन में वायर क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। अगर स्ट्रेस जीरो करोगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। समझ गए भैया? उसके बाद आफ्टर पॉइंट ए द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, कैसे नहीं, कैसे पता लगा? स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि भैया ग्राफ क्या हो गया? नीचे हो गया, ठीक है? स्ट्रेन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है? ए बी आपका लोड अगर आप रिमूव करते हो तो वायर दोबारा से आता है अपने पाथ को और ओ पर आता है, मतलब स्ट्रेस जीरो कर रहे हो तो स्ट्रेन भी क्या हो रहा है भैया? जीरो हो जा रहा है। इसे कहते हैं भैया इलास्टिक रीजन, और बी को कहते हैं भैया इलास्टिक लिमिट, ठीक है भैया? ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं भैया